जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम लोग सबसे फेमस फार्मूला जो एलसीएम एचसीएफ का है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग देख के ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो जानते ही हैं, इसमें क्या है नया सीखने के लिए। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया, देखना शुरू किया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये सब क्वेश्चन तो कहीं बताया ही नहीं जाता है और जनरली लड़कों को पता भी नहीं होता है। तो आप लोग देखिए, काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी काम आने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए। देखो, ये तो आप लोग को पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा गुने मसा के बराबर होता है। और इसी को कोई ये भी कह सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जो कि लसा मसा के बराबर होगा। तो देखो, मेरी तरफ से एक चीज याद रखो, इस पहली संख्या को ए मानो, दूसरी संख्या को बी, लसा को एल और मसा को एच। तो अगर किसी को एलसीएम एल निकालना होगा तो क्या करना होगा, इस ए गुना बी के नीचे इस एचसीएफ को देना होगा, मतलब ए बी बटा एच लिखना होगा। और किसी को एचसीएफ अगर निकालना है, एच निकालना है, तो इस एल को इसके नीचे देना होगा, मतलब एच बराबर क्या, ए बी बटा एल होगा। ये तो बहुत आसान सा चीज है, लेकिन जो मेन आप लोग को समझना है वो क्या है, देखिए, इसको तो याद रखना ही है ताकि डायरेक्ट हम लोग लगाएं, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़े। तो दूसरी बात ये कि ये जो पहली संख्या ए है और ये दूसरी संख्या बी है, इसको कैसे मानेंगे। देखो, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बार बार मैंने बताया है कि संख्याओं में उसके मसा से भाग लगता है ना। मतलब ये संख्या ए और बी जो है उसमें इस मसा एच से भाग लगेगा। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं ए और बी है ये मसा का कुछ गुना होंगी, तभी तो भाग लगेगा। तो इसका मतलब ये जो पहली संख्या ए है, अगर कभी आपको पहली संख्या मानने का जरूरत पड़े तो स्मॉल ए इंटू मसा एच मानेंगे, और दूसरी संख्या ये बी मानने का जरूरत पड़े तो स्मॉल बी इंटू एच मानेंगे। जहां की ए और बी क्या होगा भाई, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब उनमें कोई और कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर नहीं आएगा, क्योंकि संख्याओं का मसा जो होता है वो अपने आप में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ना। तो इस चीज को याद रखना है, और इसको तो याद रखना ही है, नहीं भी रखेंगे तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी यूज होगा। देखो, सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मसा 6 है। मसा कितना है भाई, 6। मसा है 6 और उनका लसा है 84। ठीक है, तो लसा गुना मसा हो गया। दोनों में से एक संख्या है 42, पहली संख्या है 42, तो दूसरी संख्या जो है वो पता नहीं है, ये निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, एकदम बेसिक के लिए ये क्वेश्चन बस मैंने डाला है, मेन क्वेश्चन तो सब आगे आने वाला है। देखो, 84 गुना 6 बटा 42, 42 से 84 दो बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 दिख रहा है, तो आप दो बार में काट सकते हैं। दूसरी संख्या 6 दूना 12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर डायरेक्ट 42 से नहीं समझ में आता है तो आप छोटी संख्या से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बन जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्लियर रखेंगे, सीधे 42 दूना 84 होता है, साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये सब बातें भी सोचनी है। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का मसा है 2 और गुणनफल, यहां देखो सीधे गुणनफल दिया हुआ है, ये इसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को यूज किया है, क्योंकि डायरेक्ट गुणनफल दिया है। तो जब डायरेक्ट गुणनफल दिया रहे तो आपको अलग अलग संख्या निकालने का जरूरत नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 120 आपको पता है, बराबर लसा कितना है भाई, पता नहीं, कुछ भी होगा। मसा कितना है तो 2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस 2 को इसके नीचे देंगे तो लसा निकल जाएगा कितना, 120 बटा 2, मतलब कि 60, है ना। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ये तो दोनों बहुत आसान क्वेश्चन था, और चूंकि वो दोनों आसान था तो ये भी आसान है। इस क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए। कुछ नहीं है, 36 और n दिया हुआ है, संख्याओं के मसा और लसा दिए हुए हैं 9 और 180। संख्या है 36 और n, मसा लसा और 9 और 180 है, तो इसमें इस n का मान निकालना, मतलब दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो बन जाएगा, आप लोग से कमेंट में आंसर कीजिए। अब देखो, इसमें वेरिएशन किस तरीके का होता है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो वेरिएशन ये हो गया कि संख्या नहीं देके इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में दे दिया है ना, मतलब एल्जेब्रा टाइप का इसको थोड़ा सा बना दिया है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, यदि ये और ये संख्या है, इसका लसा दिया हुआ है, मसा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग को पता है ना। और डायरेक्ट भी आप लोग को ऐसे मैंने बताया हुआ है कि मसा जो होता है, मसा पूछा जा रहा है, तो ये a इंटू बी बटा एल होता है। तो आप अगर इसको याद रखते हैं तब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक बार लिखने का चक्कर जाएगा कि पहली संख्या लिखा, फिर दूसरी संख्या लिखा, फिर
इसको नीचे लेके आएंगे, है ना, तो थोड़ा सा एक प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करते हैं तो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी मतलब क्या है भाई, 20x³ वाई स्क्वायर इंटू 10x⁴ y का पावर 4, ये हो गया संख्याओं का गुणनफल। और बटा में क्या डालना होता है, लसा, मतलब कि 20x⁴ y का पावर 4। तो 20 से तो ये 20 कट गया और x⁴ y का पावर 4 इस जगह पे नजर आ रहा है, तो ये कट गया। नंबर में क्या बचा, 10, नंबर में बच रहा है 10। और x y में क्या बचा हुआ है, x³ y का क्यूब। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, 10x³ y का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर y का स्क्वायर है, 10x³ y का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो गया ये। ठीक है, तो है बात समझ में। ये तो पहला वेरिएशन था। अब देखो किस तरह के से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल दिया हुआ है, लसा गुना मसा दिया 28 और उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हुआ थोड़ा दमदार, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो इसको नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो आपको भले कुछ भी ना पता हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहा है कि उनके लसा मसा का गुणनफल क्या है 28 और उनका अंतर क्या है 3। तो संख्याओं का अंतर अगर 3 है और संख्याएं ही ज्ञात करनी है तो ये चारों ऑप्शन तो संख्या ही हो गई ना, तो इनका अंतर 3 नजर आना चाहिए। देखो 7 घटाओ 4 यहाँ 3 है, यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ए में देखो 3 और 5 का अंतर तो 2 होगा, 7 5 का अंतर बी में 2 होगा, 6 5 का अंतर ऑप्शन नंबर डी में 1 होगा। तो ये तीनों तो होने से रहा अंतर 3 केवल ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। अगर मान लो आप ये भी कह सकते हैं कि सर दो ऑप्शन में अगर अंतर 3 दे देता तब क्या करते, तब भाई ज़्यादा अच्छा ये होता कि हम लोग लसा मसा निकाल लेते। ठीक है, अब जैसे संख्या अगर एक ऑप्शन में आपको 4 और 7 मिल रहा है तो इसका लसा निकालना भी बहुत आसान है। कैसे, एलसीएम के लिए आप लोग को बताया हुआ है कि जो सहअभाज्य संख्या है, जैसे 4 और 7 सहअभाज्य संख्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है इसमें, तो इनका लसा सीधे इनके गुणनफल के बराबर हो जाता है। मतलब 4 गुना 7 28 और मसा जो होता है एचसीएफ वो क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। तो लसा गुना मसा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, 28 गुना 1 मतलब कि 28। सेटिस्फाई कर गया ये क्वेश्चन को, तो ये देखते के साथ आपको आंसर मिल सकता है। और इसलिए ऑब्जर्वेशन क्लियर रखना है क्योंकि इसका मेन मेथड अभी आप लोग को बताएंगे, वो आप देखिएगा तो बोलिएगा कि नहीं सर यही वाला ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाता है मेन मेथड। कैसे, देखो जैसे कि अब संख्याएं हैं, अगर एक संख्या को मानोगे आप कुछ a, ठीक है, या x मान लो, ठीक है, या कैपिटल A है वही मान लो। हम लोग संख्या क्या माने हुए थे, a और b। तो भाई संख्या a और b माना हुआ था, तो ये दूसरा वाला संख्या जो है, ये दूसरा वाला संख्या, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले वाले संख्या से और दूसरे वाले संख्या का अंतर 3 है। मतलब कि ये दूसरा वाला संख्या पहले से कुछ 3 ज़्यादा रहा होगा या 3 कम रहा होगा, जो भी रहा होगा। तो इसमें हम लोग a में अगर 3 ऐड करें तो ये दूसरा संख्या मिल जाएगा, तभी तो इन दोनों का अंतर 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर 3 दिया हुआ है और अगर हम लोग लसा का बात करें तो लसा कितना आएगा भाई, लसा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, a इंटू a+3, है ना। और एलसीएम, सॉरी एक मिनट, ये एलसीएम तो आएगा ही, साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला आप पहले यूज करो। देखो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। a+b, देखो छोड़ो, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये कर लेते हैं। जैसे हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो था। अब a तो a है ही, b क्या है, a+3 है ना, b क्या है, a+3 है, a से 3 ज़्यादा है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपको 28। अब देखो यहाँ a से इसको गुना करोगे तो a इंटू ए क्या नजर आएगा, a² प्लस 3a, और ये 28 इस तरफ आएगा तो -28 बनेगा बराबर 0। अब देखो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और जहाँ क्वेश्चन द्विघात समीकरण में पहुँचता है उसको सॉल्व करना टफ हो जाता है ना। आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल तो हो गया। अब देखो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, a² प्लस 7a माइनस 7a माइनस 4a माइनस 28, इस पर टूटेगा।
द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए आप लोग को पता होगा कि बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिले और गुना करने पर पहला और अंतिम का गुणनफल के बराबर मिले। तो अब देखो पहले दोनों टर्म में से अगर a कॉमन लोगे तो a+7 नजर आएगा, a+7 नजर आएगा पहले दोनों में से अगर a कॉमन लेंगे हम लोग तो, और बाद वाले दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो a+7 नजर आएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर का एरिया हम प्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ये डिलीट कर दिया, नोट कर लेना आप लोग थोड़ा बैक करके। अब यहाँ इन दोनों में से देख रहे हैं कि a+7 जो है ये पहले वाले पार्ट में भी है और दूसरे में भी है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो पहले वाले पार्ट से a+7 ले लिया, यहाँ a बच जाएगा, दूसरे वाले पार्ट से जब a+7 लिया तो यहाँ -4 बच गया बराबर 0। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 0 तभी होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब बारी बारी से दोनों 0 हों या दोनों के दोनों 0 हों, मतलब या तो a+7 0 हो बराबर 0, तो यहाँ से a क्या निकल के आएगा -7, जो कि नहीं हो सकता, नेगेटिव संख्या वाला का हो नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, a-4 बराबर 0, तो इससे a क्या निकल के आएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। तो छोटा वाला संख्या तो 4 मिल गया, बड़ा वाला संख्या क्या है, इससे 3 ज़्यादा है, मतलब 4 + 3 7 मिलेगा, है ना, जो कि ऑप्शन में आपको 4 और 3 7 मिल गया। लेकिन भाई मेरे एग्जाम में इस तरीके से बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि इतना एक्सप्रेशन बनाएं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं और फिर, तो आपको वही मेथड यूज़ करना है जो पहले मैंने बताया कि कैसे ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तो ये हुआ एक क्वेश्चन, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, जिसको समझ होगी वही इसको कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो एक तरह का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 75 और 450 है और पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 मिलता है, दूसरी संख्या बताएं। देखो बहुत कुछ नहीं है इसमें, मतलब इतना भयानक क्वेश्चन ये नहीं है पिछली वाली की तरह। इसमें बस ये है कि जो पहली संख्या दी हुई है उसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या को जब 3 से हम लोग भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है भाई, भागफल मिलता है 75। तो ये पहली वाली संख्या क्या होनी चाहिए, किस में 3 से भाग लगाओगे तो 75 आएगा, तो सीधी सी बात है इन दोनों का गुणनफल में 75 दिया होता है कितना, 225। इसका मतलब पहली संख्या जरूर 225 होनी चाहिए। आया बात समझ में? तो पहली संख्या जरूर 225 होनी चाहिए, दूसरी संख्या का पता नहीं क्या है, लसा दिया हुआ है 75 और मसा दिया हुआ है 450। अब देखो 225 का दुगना 450 होता है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, 5 से और 15 से काटते रहोगे तब काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। सीधे 225 से 450 दो बार में काट सकते हैं और b का मान क्या आ जाएगा, 75 × 2 150। तो आ गया ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत आसान है, इसको आप लोग कीजिए और कमेंट में जरूर से आंसर कीजिए। देखो कमेंट में आप लोग को इसलिए भी आंसर करना चाहिए क्योंकि एक बात तो ये कि हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं है, मेरे को नहीं पता कि कौन पढ़ रहा है और आपको ये नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा है, तो कमेंट एक बीच का कड़ी है, एक इंटरेक्शन है, जिससे कि कम से कम मेरे को तो ये पता चलता है कि हाँ कौन कौन से लड़के हैं, वो किस हद तक रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि मतलब एक आइडिया मिलता है कि कौन किस हद तक तैयारी में सही से है, किसका रिजल्ट हो सकता है। तो एक अंदाज़ा मेरे को मिलता रहता है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट में आप लोग अपना आंसर कीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उस हिसाब से हम अपने वीडियोस में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकेंगे। जो आप लोग पूछते हैं उसी से पता चलता है कि लड़के कहाँ कहाँ गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए। देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लसा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है और छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मसा का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत धांसू क्वेश्चन है ये, आरआरबी का पूछा हुआ। मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वीडियो में, सारे पूछे हुए क्वेश्चन ही होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं पूछेगा सर, वो पूछ चुका है या पूछेगा ही, क्योंकि वही सब आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब धनात्मक संख्याओं का लसा जो है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। अभी आप लोग को शुरुआत में बताया था मैंने कि संख्या मानना हो अगर तो कैसे मानेंगे, AH और BH के फॉर्म में मानेंगे, जिसमें कि ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है और बड़ी छोटी का भी चक्कर है यहाँ। तो मान लो कि ये पहला वाला बड़ा रहा होगा, ये पहली संख्या AH जो है वो दूसरी संख्या से बड़ी रही होगी। H क्या है पता होगा, H है HCF मसा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संख्या को मानते हैं। अब इसमें लाइन से पढ़िए कि लसा जो है लघुत्तम समापवर्तक वो बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है।
अब अगर संख्या AH और BH है तो इसका लसा क्या होना चाहिए? इसका लसा LCM जो है वो A, B और H नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप AH और BH में मसा तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अगर H से भाग लगाओगे तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ B बचेगा, और लसा क्या होगा? H गुना A गुना B, तो LCM ABH नजर आना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये लसा जो ABH है ये बड़ी संख्या का 3 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है? AH, इसका ये 3 गुना है। तो भाई A से A कट गया, H से H कट गया, तो स्मॉल b का मान मिल गया कितना? 3। ये हुआ बात। और दूसरी बात ये कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मसा का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या कौन है भाई? BH है ना, तो BH और मसा का अंतर H, ये कितना दिया हुआ है? 6। अब कोई कह सकता है कि नहीं सर ये तो अंतर कह रहा है, तो H घटाओ BH क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि मसा जो होता है या तो उन संख्याओं के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, तो कभी भी H में से BH घटा के 6 तो मिलेगा नहीं, H बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए ऐसा नहीं करते। हर बात का कारण है। आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए क्यों। जब आप क्यों का आंसर ढूंढने लगेंगे तो समझिए कि मैथमेटिक्स आ रहा है। अब देखो यहाँ स्मॉल b का मान पता है 3, तो यहाँ रख दो 3h घटाओ h बराबर कितना हो गया भाई? 6। तो 3h में से h जाएगा तो क्या होगा? 2h बराबर 6, और 2 से 6 काट लो 3 बार में, तो मसा जो h है वो मिल गया आपको 3। मसा 3 मिल गया है ना। मसा अगर 3 मिल चुका है तो हम लोग बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं इसमें से। देखो छोटी संख्या क्या होगी? पूछा क्या जा रहा है? छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या है? BH। छोटी संख्या है BH, तो छोटी संख्या B कितनी है? 3, और H कितना है भाई? 3। तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। छोटी संख्या हो गई 9। आया बात समझ में? छोटी संख्या हो गई 9, यही इसका आंसर है। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा बारीकी से हर बात, वही इसको कर सकता है कि संख्या को किस तरीके से मानना है, LCM उसका क्या होगा, है ना, मसा को संख्या में से किस तरीके से घटाते हैं। तो छोटी संख्या मिल गई 9, यह है बात समझ में। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा गया है एग्जाम में। देखो और केवल RRB NTPC में नहीं है, GD में, SSC में, कई तरह के एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में हम देख चुके हो। तो NTPC वाला का लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन GD वगैरह का क्वेश्चन बैंक में ऐसा आपको क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ अक्सर नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है लाना। तो लेकिन पूछा हुआ है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। देखो दो संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ है 5 और 210। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो फिर पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। और देखो फॉर्मूला तो वही है आपका, क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। अभी अभी आप लोग को बताया था कि संख्या को किस तरीके से मानते हैं हम लोग, AH और BH के फॉर्म में मानते हैं, और H क्या होता है? मसा। तो यहाँ मसा तो पता है 5, तो आप संख्या को 5A और 5 भी मान सकते हैं। तो भाई पहली संख्या हो गई 5A, दूसरी संख्या हो गई 5B, ठीक है। और इनका लसा दिया हुआ है कितना? 210, और मसा दिया हुआ है 5। 5 से एक 5 तो कट गया, इस दूसरे 5 से इस 210 को काट सकते हो आप 42 बार में, मतलब AB का मान, A गुना B का मान 42 आना चाहिए। अब देखो बोला जा रहा है कि संख्या जो 25 और 40 के बीच में आना चाहिए, तो देखो 42 को हम लोग तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ना है, आप लोग को एक शॉर्ट्स भी मैंने इस पर डाला था कि जब भी इस तरह की संख्याओं को तोड़ेंगे तो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो आपस में सह अभाज्य हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग तोड़ दिए इसको 3 और 14, 1 मिनट, 3 14 में तो तोड़ ही सकते हैं। देखो कितने तरीके से टूटेगा, अभी हम लोग सोचते हैं इसको। पहला तो 1 और 42 के फॉर्म में टूटेगा, मतलब 1 और 42, 42 से कम 42। दूसरा क्या टूट सकता है? देखो 2 और 21 के फॉर्म में टूट सकता है। तीसरा 3 और 14 के फॉर्म में टूट सकता है। चौथा क्या टूट सकता है? 6 और 7 के फॉर्म में टूट सकता है। इसके बाद फिर 14 3 21 2 और 1 42 ये आएगा। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है। तो भाई ये तो 42 टूटा है, ये संख्या थोड़े है। संख्या तो तब मिलेगा जब इनमें तुम मसा से गुना करोगे। मसा कितना है? 5। तो इसके हिसाब से संख्या पहले वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 42 पचे 210, एक जोड़ा संख्या तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? 42, ये 2 और 21 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 21 पचे 105। तीसरा क्या बनेगा भाई? 5 तिया 15 और 14 पचे 70। और चौथा क्या बनेगा? 5 छक्का 30 और 5 सते
35। तो भाई ये तीनों तो आंसर होने से रहा, क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। 25 और 40 वाला जो रेंज दिया हुआ है कि संख्या 25 और 40 के बीच होना चाहिए, ये तीनों तो इससे बाहर आ गया, क्योंकि इसमें 210 है, 105 है और 70 है। बचा कौन? ऑप्शन नंबर 4। और 30 और 35 का अगर योग निकालने कहा जा रहा है तो 30 और 35 जोड़ के क्या हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये समझना था कि ये जो संख्याओं के फैक्टर का मतलब गुणनफल आ रहा है, उसको हम लोग किस तरीके से सहभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी इसमें पता होना चाहिए कि संख्या मानते कैसे हैं। तो इसीलिए सबसे शुरू में आप लोग को बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर से इसको ध्यान में रखिए। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि दो संख्याओं का मसा और लसा 12 और 720 है, तो इन संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हैं, है ना। तो इसको करने का तरीका ये है कि मसा और लसा दिया हुआ है और संभावित जोड़े पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसमें जो लसा है ना 720, इसमें इसके मसा से भाग दे दो। मसा कितना है? 12। तो इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? 60। और इस 60 को फिर उसी तरीके से तोड़ना है। कितने कितने तरीके से ये टूट सकता है? देखो 60 को आप तोड़ सकते हैं 1 गुना 60 में, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? 2 गुना 30 में नहीं तोड़ेंगे। देखो 2 और 30 में अगर तोड़ोगे ना तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। मतलब सह अभाज्य संख्या आपको बनाना है, सहभाज्य संख्या में तोड़ना है। सहभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं पीछे नंबर सिस्टम में बताया हुआ आप लोग को, और लसा मसा के भी लेक्चर में कई जगह पे बताया हुआ है, ठीक है। तो जरूर से उसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 और 60 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 और 15 में तोड़ सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर 3 और 20 कहाँ गया? तो 3 और 20 में भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 5 और 12 में भी तोड़ सकते हैं, है ना। कोई बोलेगा कि सर 6 और 10 में भी तो तोड़ सकते हैं। तो फिर इन दोनों में कॉमन फैक्टर है कितना? 2, है कि नहीं। तो ये कॉमन फैक्टर वाला संख्या नहीं लेना। अब ये 4 तरीके से इस 60 को तोड़ा गया तो 4 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। अगर इसी में पूछ देता कि कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी, तो भाई ये संख्याएं नहीं है। संख्या तो तब मिलेगी जब इसको मसा से गुना करोगे। मसा क्या है? 12। 12 से गुना करोगे, 12 एकम 12 और 12 गुना 60 720। 12 से इस दूसरे वाले में गुना करोगे तो 12 चौक 48 और 12 गुना 15 कितना हो जाता है? 15 दहें 150, 180 आएगा। 12 से 3 20 में गुना करो तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 20 में गुना करेंगे तो 240। चौथा संख्या क्या बनेगा? 12 25 60 और 12 गुना 12 144, है ना। तो ये 4 तरह की संख्याएं बनेंगी। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोग को, और काफ़ी कुछ नया भी सीखने के लिए मिला होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और नए नए कॉन्सेप्ट इस चैनल पे आप लोग के लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।